उसने बस अपना हाथ राजन के कंधे पर रखा। राजन का शरीर जम गया। उसे लगा जैसे उसके पीछे मौत साक्षात खड़ी है। दक्ष का लेवल और उसकी ऑरा राजन को यह बताने के लिए काफी थी कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। सिद्धू धीरे धीरे चलकर राजन के पास आया। राजन पसीने से तरबतर था। वह हिल नहीं पा रहा था। दक्ष की पकड़ लोहे से भी मजबूत थी। सिद्धू ने राजन की सुनहरी आंखों में देखा। राजन मलिक, तुमने अपने भाई का बदला लेने के लिए यह किया, मैं समझता हूं। सिद्धू ने दक्ष को इशारा किया। दक्ष ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और वापस परछाई में घुल गया। लेकिन याद रखना, सिद्धू ने राजन के सीने पर उंगली रखकर कहा, आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि भारत को एस रैंक हंटर्स की जरूरत है। लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। सिद्धू ने अपनी किलिंग इंटेंट पूरी तरह छोड़ दी। राजन को अपनी आंखों के सामने अपनी ही कटी हुई लाश दिखाई दी। वह घुटनों के बल सड़क पर गिर गया, सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। तो व्हाइट टाइगर का पिंजरा खाली हो जाएगा। सिद्धू अपनी कार में वापस बैठा। ट्रैफिक खुलवा देना, उसने खिड़की से कहा, और जी वैगन स्टार्ट करके निकल गया। राजन मलिक वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। भारत का सबसे ताकतवर आदमी, जिसे द बीस्ट कहा जाता था, आज सड़क के बीचों बीच कांप रहा था। कुछ देर बाद चेयरमैन गोवर्धन दास की गाड़ी वहां पहुंची। गोवर्धन दास ने राजन को उस हालत में देखा। राजन, क्या हुआ? राजन ने धीरे से सिर उठाया। उसका अहंकार टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई समझ थी। चेयरमैन, राजन ने भारी आवाज में कहा, वो लड़का, वो इंसान नहीं है, वो एक राजा है। गोवर्धन दास ने एक गहरी सांस ली। मैं जानता हूं, राजन, इसलिए मैंने उसे एस रैंक दी है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उससे दोस्ती कर लें या पूरा भारत जलते हुए देखें। राजन खड़ा हुआ। उसने अपनी धूल झाड़ी। दोस्ती, राजन ने दांत पीसते हुए कहा। दोस्ती तो बराबरी वालों में होती है, चेयरमैन। मैं उससे लड़ूंगा नहीं। अभी नहीं। मुझे और ताकत चाहिए। स्थान, दानव किला, डीमन कैसल, 1 लीटर मंजिल। सिद्धू ने काली चाबी हवा में घुमाई। हवा फटी और वह उस जलते हुए शहर में वापस आ गया। पिछली बार वह यहां से सबरस कुत्ते को मारकर चला गया था, लेकिन आज उसे 120 मंजिल तक जाना था। उसके पीछे दक्ष टैंक और 50 छाया सैनिक खड़े थे। सिद्धू ने अपनी इन्वेंटरी से कासाका का खंजर और बरुका का खंजर दोनों निकाले। दक्ष, टैंक, रास्ता साफ करो, हमें ऊपर जाना है। जो भी रास्ते में आए उसे मिटा दो। चढ़ाई शुरू, द क्लाइंब बिगिंस। मंजिल 1 से 50। यह कोई चढ़ाई नहीं थी, यह एक दौड़, स्पीड रन थी। राक्षस, चाहे वो आग के गोले हों या उड़ने वाले गारगोयल्स, सिद्धू की सेना के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। दक्ष अपनी काली तलवार से एक बार में 10-10 राक्षसों को काट रहा था। टैंक दीवारों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। सिद्धू बस पीछे चल रहा था, अपने सिस्टम लॉग्स को देखते हुए। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। मंजिल 50, ज्वालामुखी का स्वामी, द वल्कैन। 50वीं मंजिल पर एक विशालकाय मोटा राक्षस बैठा था, वल्कैन। उसके हाथ में एक बड़ा सा गदा, क्लब, था। भूख लगी है, वल्कन चिल्लाया। सिद्धू उसके सामने पहुंचा। भूख तो मुझे भी लगी है। जीत की भूख।
सिद्धू ने एक ही वार में स्किल वाइटल स्ट्राइक वल्कन का पेट फाड़ दिया। लड़ाई 30 सेकंड भी नहीं चली। वल्कन की लाश से एक आइटम गिरा। आइटम विश्व वृक्ष का टुकड़ा, फ्रैगमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्री। पहला सामान मिल गया। सिद्धू ने लकड़ी के उस चमकते हुए टुकड़े को उठाया। 2 और बाकी हैं। मंजिल 80 रईस दानवों का इलाका। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ रहे थे, राक्षस ज्यादा समझदार होते जा रहे थे। 80वीं मंजिल पर सिद्धू ने एक दानव कबीले डीमन क्लैन को घेर लिया। राक्षस सैनिक डरे हुए थे। उनके बीच एक लड़की खड़ी थी। उसने शाही कवच पहन रखा था। उसके सिर पर 2 छोटे सींग थे और वह बेहद खूबसूरत थी। नाम ईशा, एसिल का भारतीय वर्जन। रैंक दानव राजकुमारी, डीमन नोबल। ईशा कांप रही थी। उसने देखा था कि कैसे इस काले कोट वाले लड़के और उसकी परछाई सेना ने उसके सबसे ताकतवर गार्ड्स को गाजर मूली की तरह काट दिया। सिद्धू ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी। मंजिल 100 का रास्ता कहाँ है? और वो पानी स्प्रिंग वाटर कहाँ मिलेगा? ईशा ने घुटने टेक दिए। कृपया मेरे कबीले को मत मारो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मैं तुम्हें पवित्र जल भी दूंगी। सिद्धू ने अपनी तलवार हटाई। ठीक है, रास्ता दिखाओ राजकुमारी। लेकिन अगर कोई चालाकी की। दक्ष ने पीछे से अपनी तलवार म्यान से थोड़ी बाहर निकाली। क्लिक। ईशा ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, कोई चालाकी नहीं, कसम से। ईशा की मदद से सिद्धू को गूंजते वन का पवित्र जल स्प्रिंग वाटर आसानी से मिल गया। 2 सामान हो गए। सिद्धू ने बोतल को इन्वेंटरी में रखा। अब बस आखिरी चीज चाहिए, राक्षस राजा का खून। ईशा का चेहरा पीला पड़ गया। तुम बाणासुर बरन के पास जा रहे हो? पागल हो गए हो? वह दानव राजा है। वह सफेद आग व्हाइट फ्लेम का स्वामी है। सिद्धू ने ऊपर की ओर देखा, जहां आसमान सबसे ज्यादा लाल था। राजा तो मैं भी हूं। देखते हैं किसका ताज टिकता है। स्थान दानव किले का शिखर, द पीक। आखिरकार वे 100वीं मंजिल पर पहुंच गए। यहां कोई इमारतें नहीं थीं। सिर्फ एक विशाल खुला मैदान था, जिसके ऊपर लाल आसमान में बिजली कड़क रही थी। मैदान के बीचों बीच एक सिंहासन था और उस पर बैठा था दानव राजा बाणासुर, डीमन किंग बरन। वह 10 फीट लंबा था। उसका चेहरा नीले रंग का था और उसके चारों तरफ सफेद आग जल रही थी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जिससे बिजली निकल रही थी। और सबसे खतरनाक बात, उसके बगल में एक विशालकाय उड़ने वाला ड्रैगन वाइवर्न बैठा था, जिसका नाम कैसलिन था। बाणासुर ने सिद्धू को देखा। एक इंसान यहां तक आ गया। उसने अपनी तलवार उठाई। मेरी सफेद आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। सिद्धू ने गहरी सांस ली। दक्ष, टैंक और मेरी पूरी सेना। सिद्धू की परछाई पूरे मैदान में फैल गई। सैकड़ों छाया सैनिक बाहर निकल आए। आज हम इस किले को ढहा देंगे। बॉस बैटल, सिद्धू शर्मा वर्सेस दानव राजा बाणासुर। बाणासुर ने अपने ड्रैगन कैसल पर छलांग लगाई और हवा में उड़ गया। ऊपर से उसने सफेद बिजली व्हाइट लाइटनिंग की बारिश कर दी। कड़क कड़कड़। सिद्धू की परछाई सेना के कई सैनिक जलकर खाक हो गए। वे अमर हैं तो वापस जुड़ने लगे, लेकिन दर्द असली था। सिद्धू ने जमीन पर दौड़ लगाई। हवा में लड़ना है? ठीक है। सिद्धू ने स्किल रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल किया और खुद को हवा में लॉन्च किया। वह सीधा ड्रैगन की तरफ उड़ा।
बाणासुर हंसा। मूर्ख। उसने अपनी बिजली वाली तलवार सिद्धू की तरफ घुमाई। सिद्धू ने हवा में ही अपना शरीर मोड़ा और बरुका के खंजर से हमला ब्लॉक किया। बूम! धमाका इतना तेज था कि सिद्धू वापस जमीन पर आ गिरा। ताकतवर है। सिद्धू ने खून पोंछा। दक्ष, इसे नीचे उतारो। दक्ष ने जमीन से छलांग लगाई। वह सीधा ड्रैगन के पंख पर लैंड हुआ। दक्ष ने अपनी काली तलवार ड्रैगन के पंख में घोंप दी। ड्रैगन दर्द से चिल्लाया और संतुलन खो बैठा। वह जमीन की तरफ गिरने लगा। बाणासुर ने दक्ष को लात मारकर गिरा दिया, लेकिन तब तक ड्रैगन जमीन के करीब आ चुका था। सिद्धू तैयार था। अब मेरी बारी। सिद्धू ने अपनी पूरी ताकत अपने दाहिने हाथ में जमा की। स्किल वाइटल स्ट्राइक। जैसे ही बाणासुर जमीन पर गिरा, सिद्धू ने उसके सीने पर मुक्का मारा। लेकिन बाणासुर ने अपनी सफेद आग से खुद को ढक लिया। सिद्धू का हाथ जलने लगा। आग से खेलोगे? बाणासुर ने कहा। सिद्धू मुस्कुराया। मेरी परछाइयां आग से नहीं डरती। अचानक बाणासुर की परछाई, जो जमीन पर थी, ने उसे जकड़ लिया। सिद्धू ने अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन पावर का उल्टा इस्तेमाल किया। उसने बाणासुर की परछाई को ही उसका दुश्मन बना दिया। बाणासुर 1 सेकंड के लिए रुका, और उसी 1 सेकंड में सिद्धू ने कासाका का खंजर और बरुका का खंजर दोनों एक साथ बाणासुर के गले में उतार दिए। खच! तेरा खेल खत्म राजा। बाणासुर ने एक भयानक चीख मारी। उसकी सफेद आग बुझने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा और फिर क्रैश! वह बिखर गया। बॉस दानव राजा बाणासुर परास्त। लेवल अप। आइटम प्राप्त राक्षस राजा का शुद्ध रक्त। आइटम प्राप्त काले बादलों की तलवार डीमन किंग्स लॉन्ग्स वोर्ड एस रैंक। आइटम प्राप्त शैडो ड्रैगन कैसेल की सवारी। स्थान एम्स हॉस्पिटल दिल्ली। समय अगली सुबह। सिद्धू के हाथ में एक छोटी सी शीशी थी। उसमें एक सुनहरा तरल गोल्डन लिक्विड चमक रहा था। आइटम जीवन का अमृत डिवाइन वाटर ऑफ लाइफ। उसने डॉक्टर को बाहर जाने को कहा। कमरे में सिर्फ वह और उसकी मां थीं। सिद्धू ने कांपते हाथों से मां का मुंह खोला और अमृत की बूंदें उनके गले में डाल दी। 1 मिनट बीता। 5 मिनट बीते। मशीनों की आवाज वही थी, बीप बीप। सिद्धू का दिल बैठ रहा था। क्या यह काम नहीं करेगा? तभी मॉनिटर पर हार्ट रेट बदलने लगा। मां के चेहरे का पीलापन जाने लगा। गालों पर गुलाबी रंगत वापस आने लगी। और फिर उनका हाथ, जो बरसों से बेजान पड़ा था, हल्का सा हिला। उनकी पलकें झपकीं। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सिद्धू सिद्धू, जो दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षसों के सामने नहीं रोया, आज वह बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मां को गले लगा लिया। मैं आ गया मां, मैं आ गया। स्थान सिद्धू का घर मुनिरका। समय सुबह के 8 बजे। सालों बाद सिद्धू के घर में हंसी की आवाज गूंज रही थी। मां सुमित्रा शर्मा रसोई में थीं। वह अपने हाथों से सिद्धू के लिए परांठे बना रही थीं। सिद्धू डाइनिंग टेबल पर बैठा उन्हें बस देखता जा रहा था। उसे डर था कि अगर उसने पलक झपकाई तो यह सपना टूट जाएगा। बस कर, कितना घूरेगा? मां ने हंसते हुए कहा और गर्मागर्म थाली उसके सामने रखी। तेरे कपड़े देख, ये काला कोट। तू कोई डॉन बन गया है क्या? सिद्धू मुस्कुराया। नहीं मां, बस थोड़ा प्रमोशन मिला है। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई।
आज हंटर एसोसिएशन मुख्यालय में भारत के 10वें एस रैंक हंटर की आधिकारिक घोषणा होगी। कौन है यह रहस्यमयी शख्स जिसने रेड गेट और दानव किले को अकेले जीता? मां ने टीवी देखा, फिर सिद्धू को। यह तो है न? सिद्धू ने सिर हिलाया। हाँ मां, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मां ने उसका माथा चूमा। पागल है क्या? तेरे पिता हमेशा चाहते थे कि दुनिया उनकी ताकत देखे। वो नहीं कर पाए। तू करेगा। उन्होंने उसका कोट उसे थमाया। जा और सबको दिखा दे कि तू किसका बेटा है। स्थान हंटर एसोसिएशन मुख्यालय, नई दिल्ली। समय दोपहर के 12 बजे। हंटर एसोसिएशन के बाहर हजारों की भीड़ थी। मीडिया के कैमरे, न्यूज वैन और फैंस का हुजूम। हर कोई उस नए एस रैंक की एक झलक पाना चाहता था। सुरक्षा के लिए सेना बुलाई गई थी। एक काली रोल्स रॉयस, जो आर्यन ने जबरदस्ती भेजी थी, गेट पर रुकी। दरवाजा खुला। फ्लैशलाइट्स की बाढ़ आ गई। क्लिक क्लिक क्लिक। सिद्धू शर्मा बाहर निकला। आज उसने अपना हुड नहीं पहना था। उसने एक शार्प ब्लैक सूट पहना था। बाल सेट थे और चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास था। उसके पीछे आर्यन गोयनका उतरा, जो आज सिद्धू का मैनेजर कम और बॉडीगार्ड ज्यादा लग रहा था। भीड़ चिल्लाई, वो वही है, मुनिरका वाला लड़का। सिद्धू सीधे मंच स्टेज की ओर बढ़ा। मंच पर हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोवर्धन दास खड़े थे। उनके बगल में भारत के बाकी एस रैंक हंटर्स बैठे थे, जिनमें काव्या सोलंकी, गरुड़ गिल्ड और राजन मलिक, व्हाइट टाइगर भी शामिल थे। राजन मलिक सिद्धू को घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी सतर्कता थी। चेयरमैन गोवर्धन दास माइक पर आए। देवियों और सज्जनों, आज भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हंटर सिद्धू शर्मा, कृपया आगे आएं। सिद्धू पोडियम पर खड़ा हुआ। चेयरमैन ने एक नया हाईटेक काला क्रिस्टल मेजरमेंट क्रिस्टल मंगवाया था, जिसे अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था। सिद्धू, बस औपचारिकता के लिए एक बार फिर अपना हाथ इस पर रखें। पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। सिद्धू ने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा। मशीन की सुई घूमी। ए रैंक, एस रैंक, और फिर सुई अपनी सीमा पार कर गई। एरर, मेजरमेंट इम्पॉसिबल, मापन असंभव। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मशीन फटी नहीं, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, शक्ति का स्तर अज्ञात, अननोन। चेयरमैन ने मुस्कुराते हुए माइक लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ताकत हमारी मशीनों की समझ से परे है। मैं गोवर्धन दास, हंटर एसोसिएशन की तरफ से सिद्धू शर्मा को आधिकारिक रूप से एस रैंक हंटर का लाइसेंस प्रदान करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट से छत हिल गई। सिद्धू ने लाइसेंस हाथ में लिया। वह एक छोटा सा ब्लैक कार्ड था। नेम, सिद्धू शर्मा। रैंक एस। क्लास, मेज नेक्रोमैंसर। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मेज, जादूगर, लेकिन हमने सुना है वो हाथापाई करता है। नेक्रोमैंसर, ये कौन सी क्लास है? अब आया सबसे बड़ा ड्रामा। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। सबसे पहले व्हाइट टाइगर गिल्ड के एक प्रतिनिधि ने माइक लिया। मिस्टर सिद्धू, व्हाइट टाइगर गिल्ड आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। हम आपको हमारी गिल्ड का वाइस मास्टर बनाएंगे और साइनिंग बोनस के तौर पर 500 करोड़ रुपए का ब्लैंक चेक ऑफर करते हैं। भीड़ पागल हो गई। 500 करोड़! फिर गरुड़ गिल्ड, काव्या की गिल्ड आगे आया।
हम आपको 600 करोड़ और गिल्ड के 10% शेयर्स देंगे। फिर भीष्म गिल्ड, हम आपको 1000 करोड़ देंगे। बोली बढ़ती जा रही थी। सिद्धू बस चुपचाप सुन रहा था। आर्यन गोयन का पसीना पोंछ रहा था। भाई, 1000 करोड़, मना मत कर। सिद्धू ने माइक की तरफ हाथ बढ़ाया। सब शांत हो गए। आप सबके ऑफर्स बहुत अच्छे हैं, सिद्धू ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। लेकिन मुझे किसी के नीचे काम करने की आदत नहीं है। उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। मैं अपना खुद का गिल्ड बना रहा हूं। पत्रकार चिल्लाए, गिल्ड का नाम क्या होगा? और आपके मेंबर्स कौन हैं? सिद्धू की आंखों में चमक आ गई। उसने कैमरे की लेंस में सीधे देखते हुए कहा, गिल्ड का नाम होगा सोलो गिल्ड, सोलो गिल्ड। और जहां तक मेंबर्स का सवाल है। सिद्धू की परछाई मंच पर फैल गई। स्टूडियो की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। राजन मलिक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसे वो काली फौज महसूस हो रही थी। मेरे पास मेरी परछाइयां हैं। मुझे किसी और की जरूरत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही चेयरमैन गोवर्धन दास सिद्धू को एक प्राइवेट रूम में ले गए। वहां का माहौल गंभीर था। सिद्धू, चेयरमैन ने एक फाइल मैच पर रखी। बधाई का दौर खत्म हुआ। अब काम की बात। फाइल के ऊपर लिखा था, टॉप सीक्रेट ऑपरेशन अंडमान। अंडमान द्वीप, अंडमान आइलैंड पर 4 साल पहले एक एस रैंक गेट खुला था। तब से वह द्वीप राक्षसों के कब्जे में है। हमने उसे खो दिया है। चेयरमैन ने एक फोटो दिखाई। फोटो में हजारों विशालकाय चींटियां, जायंट एंट्स, दिख रही थीं जो इंसानों को खा रही थीं। ये चींटियां अब उड़ना सीख गई हैं। अगर ये मुख्य भूमि मेनलैंड इंडिया तक पहुंच गईं, तो चेन्नई और कोलकाता जैसे शहर हफ्तों में साफ हो जाएंगे। हम एक संयुक्त रेड, जॉइंट रेड प्लान कर रहे हैं। जापान और अमेरिका के हंटर्स भी मदद कर रहे हैं। चेयरमैन ने सिद्धू की आंखों में देखा। हमें तुम्हारी जरूरत है, सिद्धू। क्या तुम भारत के लिए लड़ोगे? सिद्धू ने फोटो उठाई। फोटो में एक विशाल काली चींटी, चींटी राजा, एंट किंग, दिख रही थी। सिद्धू को उस फोटो से भी एक भयानक ऊर्जा महसूस हो रही थी। सिद्धू मुस्कुराया। चींटियां? मैंने सुना है उन्हें कुचलने में मजा आता है। उसने फाइल बंद की। मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? रेड की पूरी कमांड मेरे हाथ में नहीं होगी। कमांड आप रखो। सिद्धू ने अपनी शैडो को देखा। लेकिन जब सब कुछ फेल हो जाएगा और जब तुम्हारे विदेशी हंटर्स भागने लगेंगे, तब मैं बीच में आऊंगा। और जो भी लूट मिलेगी, वो सारी मेरी होगी। चेयरमैन ने हाथ मिलाया। मंजूर है। स्थान, सोलो गिल्ड ऑफिस, डिफेंस कॉलोनी। समय, रेड से 2 दिन पहले। ऑफिस के मीटिंग रूम में सन्नाटा था। मेज के एक तरफ सिद्धू शर्मा, एस रैंक, बैठा था, जो चाय की चुस्की ले रहा था। दूसरी तरफ आर्यन गोयन का, ए रैंक वाइस मास्टर, बैठा था, जो पसीने पोंछ रहा था। और बीच में बैठी थी रिया। रिया आर्यन की कजिन थी। वह एक बी रैंक हीलर थी, लेकिन उसे खून देखकर चक्कर आते थे। उसने आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा था। आर्यन तो, भाई, यह हमारी टीम है। लीगल कागजात के लिए 3 लोग चाहिए थे, तो मैंने रिया को बुला लिया। रिया ने डरते हुए हाथ उठाया। भैया, मुझे रेड में जाना पड़ेगा क्या? मुझे तो कॉकरोच से भी डर लगता है। सिद्धू ने कप नीचे रखा और मुस्कुराया।
तुम्हें रेड में जाने की जरूरत नहीं है, रिया। तुम बस ऑफिस संभालना और सैलरी गिनना। फिर उसने आर्यन की तरफ देखा। और आर्यन, तुम मेरा सामान, बैग्स उठाओगे। लड़ने का काम मेरा और मेरी परछाइयों का है। सिद्धू ने अपनी परछाई की तरफ देखा। वहां से दक्ष दक्ष का काला हेलमेट धीरे से बाहर निकला और उसने सिर हिलाया। रिया ने दक्ष को देखा और चीख मारकर कुर्सी के नीचे छिप गई। मम्मी, भूत। सिद्धू हंसा। तैयारी पूरी है। अब चलते हैं असली मैदान में। स्थान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वीआईपी टर्मिनल। समय दोपहर के 2 बजे। एयरपोर्ट का वीआईपी गेट खुला। फ्लैशलाइट्स चमकने लगीं। जापान की एस रैंक टीम बाहर निकली। ये ड्रॉ स्ट्रिंग स्क्वाड के नाम से मशहूर थे। एशिया के सबसे बेहतरीन हंटर्स। सबसे आगे चल रहा था उनका लीडर केंजी साटो। वह जापान का सबसे ताकतवर हंटर था। उसने एक पारंपरिक जापानी किमोनो जैसा आधुनिक हंटर सूट पहन रखा था। उसकी कमर पर एक लंबी कटाना तलवार थी। केंजी के चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था। उसने एयरपोर्ट पर भारतीय अधिकारियों को देखा और अपनी नाक सिकोड़ी। उसने जापानी में अपने साथी से कहा, हवा में अभी भी कमजोरी की महक है। 4 साल पहले ये लोग अंडमान हार गए थे और आज भी हमसे मदद मांग रहे हैं। उसका साथी हंसा। सुना है इनके पास एक नया एस रैंक आया है। कोई बच्चा है? केंजी ने तिरस्कार से कहा, बच्चा। एस रैंक का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता, अनुभव होता है। मैं उसे दिखाऊंगा कि असली हंटर और एक लकी लड़के में क्या फर्क होता है। स्थान हंटर एसोसिएशन का ट्रेनिंग जिम। समय शाम के 5 बजे। एसोसिएशन का जिम किसी किले जैसा था। यहां एस रैंक हंटर्स अपनी ट्रेनिंग करते थे। जापानी टीम वार्म अप कर रही थी। केंजी सातो एक कोने में बैठा अपनी तलवार साफ कर रहा था। वहां भारत के भी कुछ टॉप हंटर्स मौजूद थे, राजन मलिक, व्हाइट टाइगर और काव्या सोलंकी, गरुड़। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। तभी जिम का दरवाजा खुला। सिद्धू शर्मा और आर्यन अंदर आए। सिद्धू ने एक सिंपल ट्रैक सूट पहन रखा था और हाथ में पानी की बोतल थी। वह ऐसे चल रहा था जैसे मॉर्निंग वॉक पर आया हो। केंजी सातो की नजर उस पर पड़ी। उसने अपने अनुवादक से कुछ कहा। ट्रांसलेटर आगे आया और सिद्धू को रोका। ट्रांसलेटर, मिस्टर सिद्धू, केंजी सातो साहब पूछ रहे हैं कि क्या आप ही भारत के महान 10वें एस रैंक हैं। सिद्धू रुका। हाँ, कोई दिक्कत? केंजी खुद उठकर आया। वह सिद्धू के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। केंजी का कद सिद्धू से थोड़ा बड़ा था। वह अपनी एस रैंक ऊर्जा को जानबूझकर छोड़ रहा था ताकि सिद्धू को डरा सके। केंजी टूटी फूटी अंग्रेजी में, तुम बहुत छोटे हो और बहुत पतले हो। उसने सिद्धू के कंधे पर हाथ रखा, अपमानजनक तरीके से। क्या तुम सच में एस रैंक हो? या भारत का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है? जिन में सन्नाटा छा गया। राजन मलिक दूर से देख रहा था और मन में सोच रहा था, बेवकूफ जापानी शेर को जगा रहा है। आर्यन गुस्से में आगे बढ़ने वाला था, लेकिन सिद्धू ने उसे रोक दिया। सिद्धू ने केंजी के हाथ को देखा जो उसके कंधे पर था। मिस्टर सातो, सिद्धू ने बहुत शांत आवाज में कहा, साइज और मसल्स जिम में अच्छे लगते हैं। जंग के मैदान में सिर्फ वो बचता है जो सबसे तेज होता है। केंजी हंसा। एक क्रूर हंसी।
जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। सुना है तुम मेज क्लास के हो, जादूगर हो। अगर मैं अभी अपनी तलवार निकाल लूं तो तुम मंत्र पढ़ने से पहले ही दो हिस्सों में कट जाओगे। केंजी की जापानी टीम के बाकी सदस्य हंसने लगे। सही कहा बॉस, इसे तो हम एक हाथ से हरा देंगे। ये भारतीय हंटर्स हमें बुलाते ही क्यों हैं अगर इन्हें खुद पर इतना घमंड है। सिद्धू ने एक गहरी सांस ली। उसने केंजी की आंखों में देखा। सिद्धू की आंखों में एक पल के लिए नीली रोशनी कौंध गई। तुम बहुत शोर मचाते हो, सिद्धू ने कहा। अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा है तो बातें क्यों कर रहे हो? सिद्धू ने जिम के बीच में बने स्पारिंग अरीना लड़ने की जगह की तरफ इशारा किया। आ जाओ, एक वार्म अप मैच हो जाए। मैं वर्सेस तुम्हारी पूरी जापानी टीम। पूरा जिम स्तब्ध रह गया। केंजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अकेले? हम सबके खिलाफ? तू मेरा अपमान कर रहा है, लड़के। सिद्धू एरिना की तरफ चला गया और पीछे मुड़कर बोला, अपमान तो तब होगा जब तुम सब मिलकर भी मुझे छू नहीं पाओगे। माहौल सेट हो गया है। केंजी सातो और उसकी पूरी एस रैंक टीम का अहंकार अब चकनाचूर होने वाला है। पहला मैच तलवारों का नृत्य। प्रतिद्वंद्वी काव्या सोलंकी एस रैंक द डांसर तलवारबाज। हिरोशी एस रैंक द ब्लेड मास्टर जापानी कटाना विशेषज्ञ। एरिना के बीच में दोनों खड़े थे। हिरोशी ने झुककर अभिवादन किया, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती थी। उसने अपनी लंबी जापानी तलवार कटाना निकाली। काव्या ने अपनी पतली और लचीली तलवार रेपियर निकाली। फाइट शुरू। हिरोशी ने पहला हमला किया। इयाईगिरी इयाईजुत्सु। वह पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हुआ और काव्या के सामने प्रकट होकर तलवार का एक तेज वार किया। यह वार इतना तेज था कि हवा चीरने की आवाज बाद में आई। काव्या पीछे नहीं हटी। उसने अपने शरीर को एक नर्तकी डांसर की तरह मोड़ा। हिरोशी की तलवार उसके बालों को छूती हुई निकल गई। काव्या ने अपनी कलाई घुमाई। टिंग टिंग टिंग। उसने एक सेकंड में हिरोशी पर 10 वार किए। हिरोशी हैरान रह गया। उसे बचाव डिफेंड करने के लिए पीछे हटना पड़ा। तुम तेज हो, हिरोशी ने कहा, लेकिन मेरी तकनीक मजबूत है। हिरोशी ने अपनी तलवार में जादू भरा। उसकी तलवार नीली रोशनी से चमकने लगी। वह फिर लपका। इस बार उसके वार भारी थे। हर वार के साथ फर्श पर दरारें पड़ रही थीं। काव्या की पतली तलवार उन भारी हमलों को सीधे नहीं रोक सकती थी। इसलिए उसने उन्हें डिफ्लेक्ट करना शुरू किया, यानी वार को दिशा बदलकर अपने पास से गुजार देना। जिनमें सिर्फ धातु टकराने की तेज आवाजें गूंज रही थीं।